हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका दिव्योरन पाठशाला में स्वागत करता हूं। चलिए, हमारी कुछ सीरीज चल रही है जिसमें हम लूसेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री और एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। और अभी जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी क्लास 9 की अभी क्लास रहेगी जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जहां तक मैंने पढ़ा दिया फिलोसोफर तक कि फिलोसोफर का क्या रोल रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। आज हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। हमने अभी छोटा सा बैकग्राउंड डिस्कस किया था। आज हम मतलब डिस्कस करेंगे किस प्रकार से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों ने रेवोल्यूशन कर दिया। चलिए, आज हम कहानी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समय दीजिएगा। चलिए, देखो, हमने कहानी कहाँ तक पढ़ ली थी, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्या हुआ था, जो लुई 16 था उसके ऊपर 2 बिलियन लिब्रे का उधार आ चुका है। अब 2 बिलियन लिब्रे ऊपर से 10% इंटरेस्ट उसके ऊपर लग रहा। तो ऐसे में क्या करेगा वो? ऐसे में कहीं ना कहीं उसको जरूरत है क्या पैसे की, तो वो टैक्स बढ़ाने की कोशिश करेगा। बोलो हाँ कि ना? टैक्स बढ़ाएगा। अब लेकिन टैक्स वो अकेले तो बढ़ा नहीं सकता। देखो, लुईस स्टीन चाहता है कि अपन क्या करें, टैक्स बढ़ा देते हैं। टैक्स बढ़ाएंगे तो अपने पास ज्यादा रेवेन्यू आएगा। ज्यादा रेवेन्यू आएगा तो हम लोगों का लोन चुका देंगे। लेकिन ये फैसला अकेला नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि फ्रांस के अंदर ओल्ड रिजिम काम करता है। मतलब यदि आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो आपको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाना पड़ेगी। स्टेट जनरल से मिलने के बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो। अभी स्टेट जनरल क्या होती है समझो। जैसे हमारे इंडिया में देखो तो एक पार्लियामेंट काम करती है। ऐसे ही फ्रांस के अंदर पहले एक स्टेट जनरल काम करती थी। इस स्टेट जनरल के अंदर हर तरह के लोग थे। जैसे मैंने आपको पढ़ा था, 3 स्टेट थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में कौन थे बताओ? फर्स्ट में थे क्लर्जी, सेकेंड में थे नोबल, और थर्ड में कौन थे? बड़े बिजनेसमैन, लॉयर, छोटे बिजनेसमैन, पीसेंट, ये सब हुआ करते थे। अब समझो, यहाँ पर जो क्लर्जी है जो क्लर्जी है उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 300। और नोबलों की संख्या भी कितनी हुआ करती थी? 300। लेकिन जो स्टेट जनरल थे उनकी संख्या थी 600। मतलब इनके भी 600 और इनके भी कितनी है? 600। इतना समझ में आया? अभी वो समझोगे आगे धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की मीटिंग होती है। जो ये मीटिंग थी ना, लास्ट बार कब हुई थी? 1615 में। और अब कब होती है? 5 मई 1789। चलो भैया, इस मीटिंग का डिस्कशन क्या था? टॉपिक क्या था भैया? टैक्स को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है हमें? टैक्स को बढ़ाना है। और कितने लोग थे उसमें? टोटल 1200 लोग हैं। 600 कौन कौन थे? 600 तो आपके नोबल और क्लर्जी हो गए, और 600 कौन हो गए? थर्ड स्टेट वाले। यानी 600 कौन हो गए? फर्स्ट और सेकंड वाले हो गए, और थर्ड वाले भी कितने हो गए? 600। मतलब दोनों साइड कैसे हैं? बराबर। कैसे हैं? बराबर। लेकिन इसमें किसी भी पीसेंट को या वुमेन्स को पार्टिसिपेशन अलाउ नहीं था। मतलब कोई वुमेन्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। लेकिन इन्होंने लगभग 40,000 लेटरों में कह दी अपनी कंप्लेंट लिख कर दी। कितने लेटर में? लगभग 40,000 लेटरों में कह दी इन्होंने अपनी कंप्लेंट लिख कर दी। चलो फिर क्या होता है? फिर भैया बढ़िया डिस्कशन स्टार्ट होता है ना? अब इसमें होगी वोटिंग। क्या होगी? वोटिंग। लेकिन वोटिंग का एक रूल था इसमें। मतलब सर कैसा रूल था इसमें? वोटिंग का ऐसा रूल था कि भैया जो लुईस सिस्टेन ने या क्लर्जी ने वोट दे दिया वही वोट मान्य होता था। समझो सब। अब यहाँ पर 3 स्टेट है, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है। यहाँ पर तीनों को यहाँ पर तीनों को एक एक वोट का अधिकार था। यहाँ पर वो नहीं कि 1 पर्सन 1 वोट, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर एक स्टेट तो को एक वोट अलाउ था। समझ में आ गया? अब यहाँ पर समझो, इसको समझो, चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर समझो थोड़ा सा। हाँ, ये देखो,
जो 97 पॉपुलेशन किसकी है, थर्ड स्टेट वालों की, और 2% कितनी है मात्र नोबल्स की, और 1 कितनी है आपकी क्लर्जी की। लेकिन अधिकार, वोटिंग अधिकार सबसे ज्यादा किसको है, क्लर्जी और नोबल्स को। लेकिन तीनों का एक एक वोट मान्य होता था। अब मुझे बताओ जीतेगा कौन, ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड वाले। कोई 2 वोट है इनके पास कितने वोट है, मात्र 1 वोट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर थर्ड स्टेट वाले एक डिमांड रखते हैं कि भाई साहब देखो, लुईस स्टीन साहब आप टैक्स बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ। लुईस स्टीन से बोल रहे कि आपको टैक्स बढ़ाना है तो बढ़ा दो, लेकिन अब थोड़ा सा नियम में परिवर्तन करो। कैसा परिवर्तन करें कि ये पहले क्या होता था, एक वोट स्टेट, एक वो फर्स्ट स्टेट वालों का है, एक वोट क्लर्जी का है, एक वोट नोबल का है, और एक वोट हमारा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों, लुईस स्टीन बोला एक से गुस्से में, क्यों भैया, कि अब 1 पर्सन 1 वोट करो। मतलब जैसे आप भी 600 है और हम भी कितने 600, टोटल कितने हो गए 1200, टोटल कितने हो गए 1200। तो 1 पर्सन 1 वोट वाला सिस्टम स्टार्ट करो। लुईस ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा। क्यों, जैसा पुराना चलता रहा था वैसे चलेंगे। क्यों, 1615 में जब हम आखिरी बार मिले थे हमने ये सिस्टम अपनाया था, तो अब ये क्यों करें। तो फिर बोला भैया स्टेट जनरल वालों ने, थर्ड वालों ने, कि देखो तुम्हें टैक्स बढ़ाना है और टैक्स पे किसको करना है, हमें। तो वोटिंग अधिकार भी हमें ज्यादा मिलना चाहिए ना। अभी फर्स्ट और सेकंड वालों को टैक्स से बिल्कुल बाहर रखा गया है, उनको कोई टैक्स पे नहीं करना। टैक्स किसको पे करना है, थर्ड वालों को। उनका दिमाग खराब हुआ, लुईस स्टीन का भी दिमाग खराब, इनका भी दिमाग खराब। लुईस स्टीन ने साफ मना कर दिया। फिर ये लोग समझाने पे गए थे बाद में, तो लुईस स्टीन ने दरवाजा नहीं खोला, फिर भी नहीं माने ये लोग। ना लुईस स्टीन मान रहे ना ये लोग मान रहे। ये लोग अड़े हैं कि भैया हमें 1 पर्सन 1 वोट, यानी जितने आपके वोट है उतनी हमारी भी रहे। वो लुईस स्टीन ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा, एक स्टेट जनरल का एक ही वोट होगा, एक स्टेट का एक वोट होगा। ठीक है भैया। फिर ये जो स्टेट जनरल की मीटिंग थी वो पोस्टपोन हो गई। मतलब ये मानो कि कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकला। फिर भैया क्या होता है, अच्छा ये जो बात कर रहे थे 1 पर्सन 1 वोट की, ये इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया था कहाँ से, रूसो से। रूसो की किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कहा था कि वे सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। फिर क्या होता है, फिर थर्ड स्टेट वाले क्या करते हैं, एक फैसला लेते हैं कि एक काम करते हैं, अपन खुद की एक पार्टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, खुद की पार्टी बनाएंगे। तो 20 जून को ये लोग मिलते हैं। कब मिलते हैं ये लोग, 20 जून को। देखो 20 जून 1789 को ये लोग मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, ये वर्साइल में। वर्साइल का पैलेस वही, हाँ ऐसा वर्साइल नहीं बताया, वर्साइल एक पैलेस था ना। कहाँ पर, ये फ्रांस में है, और इसमें लुईस स्टीन रहा करता था। वहीं पर एक टेनिस का कोर्ट है। क्या है वहाँ पर, एक टेनिस का कोर्ट। टेनिस का कोर्ट समझते हो, जहाँ पर टेनिस खेली जाती है। टेनिस के कोर्ट में मिलते हैं कौन, थर्ड स्टेट वाले। कौन मिलते हैं, ये थर्ड स्टेट वाले टेनिस के कोर्ट में मिलते हैं। और वहां पर लेते हैं लोग शपथ। क्या लेते हैं, शपथ। कब लेते हैं, 20 जून को। 20 जून को शपथ लेते हैं। ये शपथ कौन दिलवाता है, ये शपथ दिलवाता है मेराबियो और एबेसियस। मेराबियो और एबेसियस 20 जून को थर्ड स्टेट वालों को शपथ दिलवाते हैं, और एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम है नेशनल असेंबली। क्या नाम है इसका, नेशनल असेंबली। लेकिन 1789 में बनती है और 1791 में खत्म भी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद क्या आती है, एक नई लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है। तो कब बनती है नेशनल असेंबली, 1789। और इसी इंसिडेंट को हम लोग बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, टेनिस कोर्ट ओथ। अच्छा क्यों बनी, पूरी कहानी वापस रिपीट कर दूं क्या, चलो कर देते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। चलो समझो, वो अभी तक कहानी क्या चल रही है समझो। जो लुईस स्टेन है, ये क्या बढ़ाना चाहता है, टैक्स। क्या बढ़ाना चाहता है, टैक्स बढ़ाना चाहता है। लेकिन इसको टैक्स बढ़ाना है तो उसके लिए स्टेट जनरल में इसको प्रपोजल रखना पड़ेगा। यानी प्रस्ताव कहाँ रखना पड़ेगा इसको, स्टेट जनरल में। चलो भाई स्टेट जनरल प्रपोजल रखेगा। उस स्टेट जनरल में कौन कौन आते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेट वाले। फर्स्ट में कितने रहते हैं 300, सेकेंड में भी 300, और थर्ड में कितने 600। ये भी 600 हो जाएंगे और ये भी 600। ठीक है।
फिर भैया क्या होगी इसमें वोटिंग, वोटिंग होगी तो एक स्टेट को एक वोट, मतलब फर्स्ट का 1 वोट है, सेकंड का भी 1 वोट है, थर्ड का भी 1 वोट। लेकिन जो थर्ड स्टेट वाले हैं ये बोलते हैं कि भाई साहब 1 पर्सन 1 वोट रखो। क्यों? देखो आपके पास 2 वोट है, यानी आपके पास क्या है, मेजोरिटी। जो भी फैसला लोगे आपके फेवर में लोगे, हमारा कुछ है ही नहीं उसमें रोल। हाँ ऊपर से और सुनो, जो थर्ड स्टेट वाले उनको बेचारा को दूर बिठाया जाता था, वो सामने किसको बिठा देते, फर्स्ट और सेकंड वालों को, इनको गैलरी में खड़ा करते थे बेचारों को ना, कोई इज्जत ही नहीं थी बेचारों की। ठीक है, तो थर्ड स्टेट वालों ने डिमांड रखी कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। लुईस सिस्टीन ने बिल्कुल मना कर दिया। अब लुईस सिस्टीन ने मना कर दिया तो इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम क्या बनाएंगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या होता है, ये लोग मिलते हैं 20 जून को। 20 जून 1789 को मिलते हैं कहां पर, टेनिस कोर्ट। और टेनिस कोर्ट में शपथ लेकर एक पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, नेशनल असेंबली। यह कह सकते हो पार्टी नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने गलत बोला, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी ये क्या था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी। ठीक है, अब इसके बाद कहानी क्या, देखो फ्रांस के अंदर इतना कुछ चला, वो लगे अपनी नेशनल असेंबली बनाने में, लुईस सिस्टीन लगा अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में, मतलब अपनी लग्जरी लाइफ में। लेकिन फ्रांस के अंदर वो कुछ चल रहा है इस समय, क्या चल रहा है देखो, फ्रांस के अंदर वो कोर्स खाने चल रहे, हुआ क्या था, फ्रांस के अंदर मई जून में क्या आया था, लगभग आपका विंटर सीजन आया था। जून के आसपास क्या आया था वहां पर, विंटर सीजन। अब विंटर सीजन आया तो जिसकी वजह से क्या हुआ, काफी फसल खराब हो गई। अब फसल खराब हो गई तो फसल के बाद क्या निकलेगा, ब्रेड। तो ब्रेड के प्राइस भी क्या बढ़ गए भैया, गेहूं ही नहीं आया। तो गेहूं ना आने की वजह से ब्रेड क्या होगी, और महंगी होगी। और मैंने कहा था ना कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो जनसंख्या है फ्रांस की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब लगातार बढ़ती जा रही है तो ब्रेड कम आ रही, ब्रेड की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो ब्रेड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अब ब्रेड के प्राइस बढ़ेंगे तो लंबी लंबी लाइन लगेगी इसके लिए, क्या हो रही है, लंबी लंबी लाइन लग रही है। और लंबी लंबी लाइन लग रही है तो इससे क्या हुआ, धक्का मुक्की बहुत, मतलब एक होता ना वोलेंस टाइप का फैलने की आशंका ज्यादा फैल रही है। तो ये खबर लगी किसको, लुईस सिस्टिंग को। ये खबर किसको लगी, लुईस सिस्टिंग को। खबर लगी या कहूंगा अफवाह है ना, अफवाह कैसे उड़ गई कि लुईस सिस्टिंग ने, कोई सुनने में आया कि भैया कुछ लोग क्या करने वाले हैं, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करने वाले हैं। अब ये बेचारे कैसे रेवोल्यूशन करेंगे, ये तो ब्रेड के लिए मारामारी कर रहे थे बेचारे, धक्का मुक्की कर रहे हैं ब्रेड के लिए। लेकिन ये जो सैनिक थे इन्होंने खबर दे दी कि भाई साहब ऐसा वैसा हो रहा है, राजा साहब ऐसा वैसा हो रहा है। तो राजा साहब ने अपनी ट्रूप को भेजा, जाओ देख के आओ। लेकिन जनता को क्या लगा कि वे लूसिस्ट ने ट्रूप को भेजा अपने हमें मारने के लिए, तो इन लोग का और दिमाग खराब हो गया। इन लोग का क्या होगा, वो दिमाग खराब हो गया। ये चल दिए कहाँ पर, पैलेस की तरफ। और बीच में मिलता है इनको बस्तिल। क्या मिलता है, बस्तिल। अब ये अब ये चल तो दिए, इनके पास ना तो हथियार ना कुछ, चलती है बढ़िया लूसी से लड़ने, है ना। तो क्या होता है, रास्ते में मिलता है बस्तिल का जेल। ये लोग सोचते हैं एक काम करते हैं, जेल तोड़ेंगे, थोड़े वो हथियार मिलेंगे रख लेंगे, और बाकी कैदियों को छोड़ा देंगे, हजारों कैदी होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लगभग 20 के आसपास कैदी थे उसमें। पढ़ लेना, मैंने 20 के आसपास ही देखा है, मतलब सुना है 20 के आसपास है, या ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना कौन पूछेगा ना 20 कितने कैदी थे। 20 के आसपास कैदी थे। इन्होंने बस्तिल की जेल तोड़ दी। क्या तोड़ दी, बस्तिल की जेल। और बस्तिल की जेल तोड़ने के बाद जो भी मिला वो ले लिया। कुछ लोग तो उसके पत्थर भी ले गए, मतलब इतने भड़के हुए थे लोग, बहुत ज्यादा कैसे थे, भड़के हुए थे। इन्होंने बस्तिल की जेल तोड़ दी। इसको हम लोग बोलते हैं बस्तिल इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको, बस्तिल इंसिडेंट। कब हुआ था ये, 14 जुलाई को। कब हुई थी ये, 14 जुलाई को। देखो पूरी कहानी जुड़ी हुई है, मई जून जुलाई। मई में क्या होती है, स्टेट जनरल की मीटिंग होती है। जून में नेशनल असेंबली बनती है। और जुलाई में कौन सा इंसिडेंट होता है, बस्तिल का इंसिडेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है। अब एक और अफवाह फैल रही। अफवाह कैसी, जो मेनर मेनर नाम की जगह है, वहां के जो जमींदार है, उन्होंने ब्रिगेड्स जो होती है सेना को भेजा है, क्या बर्बाद करने के लिए, चावल की फसल को बर्बाद करने के लिए। चावल की फसल बर्बाद करने के लिए ब्रिगेड्स भेजिए। उससे दिमाग खराब हुआ किसका, पीसेंट का। किसका दिमाग खराब हो गया, पीसेंट का दिमाग खराब हो गया। ठीक है,
जब पीसेंट का दिमाग खराब हो गया तो उन्होंने जमींदारों पर अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया? जमींदारों पे अटैक करा, और कुछ फावड़े जो भी हाथ में आया उसको लेके चले और चिट्टा हाउस पे अटैक कर दिया। किस पे? चिट्टा हाउस पे इन्होंने अटैक कर दिया। चिट्टा हाउस नाम की जगह फ्रांस के अंदर। जैसे चिट्टा हाउस पर अफवाह फैली थी, बस अफवाह थी। अफवाह क्या फैली थी कि मैनर के जमींदारों ने हमारी चावल की फसल को बर्बाद कर दिया। इसी अफवाह के चक्कर में इन्होंने जमींदारों पर अटैक कर दिया। जब जमींदारों पर अटैक कर दिया तो जमींदार भागे, और भाग के कहाँ गए? लुईस स्टिंग के पास। कहाँ गए थे ये लोग? भागकर लुईस स्टिंग के पास गए। लुईस स्टिंग में डर गया बेचारा। क्या होगा? ये डर गया। इसने डर के मारे, डर के कारण, क्योंकि वही हजारों लोग की संख्या, दो बार इंसिडेंट हो गया। एक बार तो वो वाला ब्रेड वाला है ना, एक बार दूसरा ये बस्तिल के जेल का इंसिडेंट हो गया, और लुईस स्टिंग के मन में डर बैठ गया। ऊपर से ये इंसिडेंट और हो गया, जबकि अफवाह के चक्कर में हुआ ये भी। तो अब इसका होगा दिमाग खराब। इसका दिमाग खराब नहीं, डर गया। डर के कारण इसने नेशनल असेंबली को कह दी पहचान दे दी। कह दे दी पहचान। अब नेशनल असेंबली वाले पीछे नहीं हटे, तो इन्होंने 4 अगस्त 1789 को, जैसे पावर इनके हाथों में आती है, सत्ता इनके हाथों में आती है, तो फ्रांस के अंदर जितने भी फ्यूडल सिस्टम और जितने भी ऑब्लिगेशन या टैक्स चल रहे थे उन सबको क्या करा? इन्होंने खत्म कर दिया। क्या कर दिया? सभी को इन्होंने खत्म कर दिया। फर्स्ट और सेकंड वालों को जो प्रिविलेज मिले थे उनको भी इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। दूसरा, अब जो 2 बिलियन लिब्रे का उधार था लुईस स्टिंग के ऊपर, उन्होंने उसके लिए भी गवर्नमेंट एसेट इकट्ठा करने लग गए थे। उसके बाद क्या होता है अभी समझाऊंगा पूरा। और यहाँ पर फ्रांस क्या बन जाती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब मोनार्की अभी भी रहेगी। मैं क्या कह रहा हूँ? मोनार्की अभी भी रहेगी, लेकिन किसके हिसाब से चलेगी? वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और एक कॉन्स्टिट्यूशन कौन रेडी कर रहा है? नेशनल असेंबली। क्यों कर रहा है? नेशनल असेंबली। जो कब बनी थी? कब बनी थी? जून में बनी थी। 20 जून के आसपास बनी थी। ठीक है। अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है देखो। इनके कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले क्या, इन्होंने क्या खत्म कर दिया? मोनार्की खत्म करी, क्या एस्टेब्लिश कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है। इसमें क्या क्या था देखो। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश करी, अब जैसे बोलते हैं ना अपना मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था कि भाई जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर को अलग अलग कर दो। तो उन्होंने तीनों को अलग अलग करा। देखो, यह है जुडिशरी, ये है एग्जीक्यूटिव, और ये है लेजिस्लेचर। तीनों को अलग अलग कर दिया। अब इसको पूरा समझो। अब यहाँ पर वोटिंग राइट्स भी दिए। दो तरह के वोटिंग, इन्होंने वोटिंग राइट्स के लिए दो तरह के सिटीजन रखे। एक थे एक्टिव और एक कौन थे? पैसिव। एक्टिव सिटीजन्स को यहाँ पर वोटिंग का अधिकार था, लेकिन कुछ कंडीशन थे, बताऊंगा अभी। और पैसिव को कोई वोटिंग राइट्स नहीं था। इसमें लगभग 3 मिलियन मेन थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, और यूथ था लगभग 25 के आसपास, जो 25 के नीचे था। 4 बिलियन लोग ऐसे थे जिनको वोटिंग राइट्स मिल चुके थे। 28 देखो, 28 मिलियन पॉपुलेशन है कहाँ की? फ्रांस की, जिसमें से 3 मिलियन को कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, और 4 को थे बाकी बच्चे बुजुर्ग वो थे जिनकी आयु 25 के नीचे थी। अब समझते थोड़ी सी एग्जीक्यूटिव में कौन कौन था इस समय? राजा था, और कौन थे? मंत्री थे। ठीक है। लेकिन जो हाँ, जो उसका कंट्रोल कौन करता है नेशनल असेंबली को? मिनिस्टर कर रहे थे। आप समझो, लेजिस्लेचर समझते तो नेशनल असेंबली में कितने थे? 745 मेंबर थे। ठीक है। इलेक्टर्स कितने थे? लगभग 50,000 मेन थे, है ना। अब ये पूरी कहानी को थोड़ा सा संभल यहाँ करता हूँ मैं, समझो। चलो समझो। अब जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली बनाएगी। यहाँ समझ में आया ज्यादा अच्छे से ना। उस नेशनल असेंबली के अंदर जो भी सदस्य आएंगे वो कैसे आएंगे? इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर। कौन आएंगे? इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर। इसमें वोटिंग राइट्स किसको मिलेंगे? वोटिंग राइट्स उसी को मिलेंगे जिनके पास 3 दिन के वेजेस के बराबर क्या हो? पैसा हो। मतलब सभी को यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं थे। मतलब उसी को वोटिंग राइट्स यहाँ पर मिले थे, उसी को वोट देने का अधिकार उसी को मिला था जिसके पास 3 दिन के वेजेस के बराबर क्या था? पैसा था।
लेबर वेजेस होते हैं ना, मतलब एक दिन का मान लो 250, 3 दिन का कितना हुआ, 750 रुपये हुआ। जिसके पास 750 रुपये हैं वही वोट दे सकता है। दूसरा, वोटिंग अधिकार के लिए आयु कितनी थी, 25 वर्ष। तीसरा, वोट केवल कौन दे सकता है, मेन, मतलब महिलाओं को वोटिंग राइट्स इन्होंने नहीं दिए थे। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, महिलाओं को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं थे। फिर क्या होता है, ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर देते हैं, उसमें शायद फंडामेंटल राइट्स भी डिक्लेयर कर देते हैं। कौन कौन से, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, लिखा होगा मैंने नहीं लाया है, चलो, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना, फंडामेंटल राइट्स, ये सभी लागू कर देते हैं। चलो फिर से मैं कहानी रिपीट कर देता हूँ एक बार, क्या क्या हुआ है। देखो, पहले अफवाह क्या थी, क्या हुआ था, विंटर सीजन आ चुका था, विंटर सीजन की वजह से ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। ये अफरा तफरी की खबर लगती है किसको, लुईस हिस्टिंग को, है ना। और लुईस हिस्टिंग अपने ट्रूप्स को भेजता है कि भैया जाओ देख के आओ। लेकिन जो क्राउड है, जो भीड़ है, उनको लगता है कि लुईस हिस्टिंग ने हमारे पर अटैक करने के लिए सेना को भेजा है। ये लोग चलते थे कहाँ पर, लुईस हिस्टिंग की तरफ, है ना। वो रास्ते में बस्तिल का जेल पड़ता है, तो 14 जुलाई को बस्तिल जेल को तोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, फिर वही एक और अफवाह फैलती है। कैसी अफवाह, क्योंकि उस मैनर के जमींदार है, उन्होंने एक सेना को भेजा है फसल को बर्बाद करने के लिए। चावल की फसल होती है उस समय विंटर में, तो चावल की फसल बर्बाद करने के लिए भेजा है। पेशेंट का दिमाग खराब होता है, ये पेशेंट अटैक कर देते हैं किसको, चिट्टा उसके ऊपर, जबकि अफवाह थी ये तो, है ना। ये लोग अटैक कर देते हैं, अटैक कर जैसे ही करते हैं तो चिट्टा हाउस से कुछ जमींदार भाग जाते हैं किसके पास, लुईस हिस्टिंग के पास। लुईस हिस्टिंग को पूरी कहानी बताते हैं, लुईस हिस्टिंग में डर जाता है, और डरने के बाद ये नेशनल असेंबली को पहचान दे देता है, किसको, नेशनल असेंबली को, ठीक है। तो 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली के हाथ में पावर आ जाती है, वही फ्यूडल सिस्टम को, वो सारे प्रिविलेज को, टैक्स को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। चलो, और सारे राइट्स, सारे कॉन्स्टिट्यूशन इनको दे दिया जाता है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें सिर्फ पुरुष को वोटिंग राइट्स मिलते हैं जिनके पास 3 दिन के वेजेस के बराबर क्या हो, पैसा हो, 25 वर्ष की आयु हो, ठीक है। ये थी हमारी पूरी कहानी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लगभग अपन ने, हाँ, लगभग 30 मिनट के ऊपर हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारी कहानी यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। बाकी एक कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लगभग 50% आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हो चुका है। अब देखो, नेशनल असेंबली के हाथों में पावर आ चुकी है, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सस्पेंस तो क्रिएट करो। अब आगे की कहानी क्या, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। मूवी का होता है ना, फर्स्ट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पर अपन ने छोटा सा बैकग्राउंड डिस्कस करा, आज अपन ने ये डिस्कस करा कि किस प्रकार से रेवोल्यूशन हुआ और नेशनल असेंबली किस प्रकार से सत्ता में आती है। अब आगे कहानी की नेशनल असेंबली सत्ता में आएगी, उसके बाद क्या हुआ, है ना, कल हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहीं तक हमारी आज की वीडियो थी, फिर हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।